सुरेमन की दुनिया में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रचना जब से अपने गांव से आई थी कुछ गुमसुम सी थी, खोई खोई सी, बेचैन भी लग रही थी। कभी बेचैनी में टहलने लगती तो कभी आईने में अपने आप को निहारने लगती और हंस पड़ती, जबकि अभी रात के 10 बज रहे होंगे। क्या हुआ रचना? उसकी मम्मी ने कमरे में आते हुए पूछा। कुछ तो नहीं माँ। रचना ने झट से अपने आप को संभाल लिया। तुम हाथ मुंह धो लो, खाना मैंने टेबल पर लगा दिया है। उसकी मम्मी ने खाना लगाने के बाद पानी ग्लास में डालते हुए कहा, आप रहने दीजिए मम्मी, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। रचना ने अपनी मम्मी से कहा तो मम्मी को कुछ चिंता हुई। वो रचना के पास आती हुई बोली, क्या हुआ बेटी, तुम कुछ उदास लग रही हो, कुछ बात है क्या? नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। कहती हुई रचना ने अपना दुपट्टा संभालना चाहा तो थोड़ी सी सरक गई, जिससे उसकी गर्दन में उभरे घाव दिख गए। तुम्हारी गर्दन पे क्या हुआ रचना? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी सी चोट लग गई थी। रचना ने झट से अपना दुपट्टा गर्दन में डाल लिया। लाओ मैं तुम्हारे घाव पर दवा लगा देती हूँ। कहती हुई मम्मी ने रचना के हाथ छुए तो एकाएक डर गई वो। उसका हाथ एकदम ठंडा था, बर्फ के समान। एक झटके के साथ रचना का हाथ छोड़ दिया उन्होंने। ये क्या रचना, तुम्हारे हाथ तो एकदम ठंडे हैं। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहती हुई मम्मी पीछे हट गई। किसी अनहोनी की आशंका से सिहर उठी वो। अभी 2 दिन पहले ही वो गांव से लौटी थी। क्या कोई घटना घटी थी उसके साथ? उसकी मम्मी ने गौर से रचना को देखा। उसके चेहरे पर भी कुछ दाग उभर आए थे। गर्दन पर ऐसे घाव, कुछ तो जरूर हुआ है। क्या हुआ विभा? रचना ने खाना खा लिया? तभी रचना के पापा ने अपने कमरे से आवाज़ दी। हाँ हाँ, खा रही है मामा, मतलब खा लेना। कहती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। रचना के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभरी। फिर उसका चेहरा विकृत होना शुरू हुआ। बड़ा ही भयानक और विशाल चेहरा। सामने के दांत बाहर निकले। दांतों के बीच से ताज़ा खून बहता हुआ। उसकी आवाज़ भी बदल गई। विक्रांत, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। सामने के कमरे से कुछ फुसफुसाहट आ रही थी, विक्रांत और विभा की। क्या हुआ विभा, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? परेशानी वाली बात ही है जी, हमारी रचना के साथ कोई ना कोई घटना ज़रूर हुई है। जब से वो गांव से आई है कुछ बदली बदली सी डरी सहमी सी है। अरे सफ़र की थकान होगी विभा, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। कहते हुए विक्रांत ने सिगार जला दी, मगर वो भी कुछ सोच में पड़ गया। विभा को नींद नहीं आ रही थी। वो बेचैनी में करवट बदल रही थी। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, अब सो भी जाओ, मैं सुबह उससे बात करूँगा। ये कहता हुआ विक्रांत ने एक किताब निकाल ली। तभी एक चीख रचना की सुनाई दी। विक्रांत और विभा दोनों ही चौंक पड़े और हड़बड़ा कर बिस्तर से उठे और रचना के कमरे की तरफ भागे। दरवाज़ा खुला हुआ था। गहरे लाल रंग की रोशनी कमरे में फैली हुई थी। अचानक ही कमरे की रोशनी का रंग कैसे बदल गया। रचना, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ विक्रांत, रचना की सर्द आवाज़ उभरी। वो कहाँ थी किसी को कुछ मालूम नहीं। गहरा सन्नाटा था कमरे में।
ऐसा लग रहा था मानो सफ़ेद रोशनी में लाल रक्त में रंग मिला दिया गया हो। अचानक ही सोफे पर वो पीठ के बल बैठी नजर आई। चेहरा दीवार की तरफ था। विक्रांत ने टॉर्च जलाई और धीरे से कमरे के अंदर गया। सामने उसके कुत्ते टॉमी की रक्त रंजित मृत देह पड़ी हुई थी। धीरे धीरे रचना के पास गया और उसकी पीठ पर जैसे ही हाथ रखा, एक तेज बिजली का झटका लगा और वो दूर उछलकर दीवार से जा टकराया। उसके माथे से खून निकलने लगा। तभी रचना का सिर अपने आप ही पीछे घूम गया। बड़ा ही डरावना दृश्य था। रचना का पूरा शरीर रक्त से नहाया हुआ था। आंखें रक्त में लाल और उनसे खून टपकता हुआ, बड़े बड़े ओंठ और बाहर निकले दांत जिससे अभी भी टॉमी के खून टपक रहे थे। दोनों हाथ के नाखून रक्त से नहाए हुए विभा बेहोश होकर गिर पड़ी। विभा को होश आया तो देखा विक्रांत को दबोचे हुए रचना उसके सिर के बहते खून को स्वाद लेकर चाट रही थी। बीच बीच में कुछ कुछ बोलती जा रही थी। विक्रांत, आज मैं तुम्हारे खून से ठीक वैसे ही प्यास बुझाऊंगी जैसे तुमने हमारी और हमारी छोटी सी बेटी के खून से बुझाया था। मज़ा आ गया। वो हंसते हुए बोली। कौन हो तुम? अचानक विभा रचना के सामने खड़ी हो गई। अब उसे अपने सुहाग को बचाना था। चंडी रूप में आ गई थी वो, बाल बिखरे हुए, आंख लाल, हाथ में भगवान शंकर की त्रिशूल लिए। मैं कौन हूँ? अपने इस रक्त पिशाच पतिदेव से पूछो जिसने मेरा खून पिया था। मैं इंतजार कर रही थी इसका, पर बीच में ये लड़की आ गई। मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, पर इसने अपने पिता को बचाने के लिए खुद ही मेरे सामने आ गई। बेवकूफ़ लड़की। मैंने इसे भाग जाने को कहा था, पर अपने बेहोश बाप को लिए बिना नहीं जाना चाहती थी। तुम कौन हो? खुलकर बताओ मुझे। मैं जानना चाहती हूँ और तुम्हें बताना भी चाहती हूँ कि ये चाहे जो भी हो, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। और एक पतिव्रता स्त्री जब ठान लेती है तो अपने पति के प्राण यमराज से भी छीन कर वापस ले आती है। जानना चाहती हो मेरे बारे में तो सुनो। मैं लाछो हूँ। मैं और विक्रांत एक ही गांव के हैं, साथ पले बढ़े, इससे सच्चा प्यार किया, पर शादी किसी कारणवश ना हो सकी हमारी। इसी का बदला लिया इसने हमारे साथ। अरसे बाद मैं अपनी 15 साल की बेटी के साथ गांव एक शादी में शामिल होने आई थी। वहीं हमारी मुलाकात हुई। शायद तुम इसके एक रूप को नहीं जानती। ये एक नरभक्षी तांत्रिक है जिसे औरतों का खून पीने में मज़ा आता है। ये तंत्र मंत्र की विद्या में पारंगत है। उस रात मैंने अपनी बेटी के साथ इसकी गाड़ी में लिफ्ट ले ली थी। अचानक ही इसने अपनी गाड़ी एक खंडहर में रोक ली। मैं डर गई थी। इसने हमारे और मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। मेरी बेटी के खून को एक बर्तन में पीते देख मैं जैसे पागल हो गई थी और मेरी बेटी की मेरे सामने ही बलि चढ़ा दी। अपने एक दोस्त के साथ मिलकर अपनी तंत्र विद्या में सिद्धि पाने को मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर इस नरभक्षी पिशाच को कोई भी दया नहीं आई। मुझे आज भी याद है जब इसने मेरे साथ दुष्कर्म करते हुए मेरे ओंठों को काट लिया था और मेरे खून का स्वाद लेते हुए कहा था, वाह वाह, मज़ा आ गया। इसने मेरे साथ छल किया। मैंने मरते मरते कसम खाई थी, जब तक तुम्हारा और तुम्हारे परिवार के लोगों का खून नहीं पी लेती भटकती रहूँगी मैं। तब से भटकती आत्मा के रूप में मैंने कितने ही लोगों का खून पिया। तब से मैं उसी खंडहर में इसका इंतज़ार कर रही थी, इस पापी का। कल जब इसकी बेटी को साथ देखा तो मेरी जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो।
मुझे बदले के लिए वही चीज़ मिल गई जिसकी वर्षों से मुझे इंतज़ार था। मेरे अंदर बदले की भावना भड़क उठी। अपनी तड़पती आत्मा को सुकून देने का समय आ गया था। पर सामने तुम्हारी बेटी आ गई। ये कायर नरपिशाच तो मेरे रूप को देखते ही बेहोश हो गया। तब मैंने तुम्हारी बेटी के खून से अपनी प्यास बुझाई। उसके सारे खून को मैं पी गई। वो तो भला हो उस आदमी का जो उस वक्त आ गया, वरना इस पापी तांत्रिक के खून से अपनी प्यास बुझा चुकी होती। तुम मुझे मारने आई हो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मेरी आत्मा जब तक तुम्हारे पति के खून से तृप्त नहीं हो जाती, मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। और उस पिशाचिनी ने अपने पैने दांत विक्रम की गर्दन पर गड़ा दिए। मैं देखती हूँ कि कैसे नहीं छोड़ती तुम विक्रांत को। अरे कोई रक्त पिशाच चुड़ैल तो क्या, स्वयं भगवान भी मुझसे मेरे पति को नहीं छीन सकते। इतना कहकर विभा त्रिशूल लेकर आगे बढ़ी। इससे पहले वो रक्त पिशाच चुड़ैल कुछ कर पाती, विभा ने वो त्रिशूल रचना की पीठ पर गड़ा दिया। रचना के हाथ ढीले पड़ चुके थे। धड़ाम सी आवाज के साथ वो सोफे पर गिर पड़ी। विभा ने विक्रांत को उठाया और घसीटकर बिस्तर पर लाई। उसकी गर्दन पर एक चाबी लटकी हुई थी। सहसा उसे कुछ याद आया। उसने रक्त रंजित विक्रांत के गले से वो चाबी निकाली और अंदर स्टोर रूम में गई। सामने ही उसके पति का एक बॉक्स रखा था जिसे आज तक उसने खोलने नहीं दिया था। एक बड़ा सा ताला लगा था। अंदर का सामान ये चीख चीख कर कह रहा था कि वो औरत लाछो शायद सही कह रही थी। विक्रांत ही वो रक्त पिशाच तांत्रिक था। वो रात रात भर विक्रांत के गायब रहने का राज जान गई थी। क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? आश्चर्य हो रहा था उसे। वो अपनी रचना को तो नहीं बचा पाई, पर अपने रक्त पिशाच पति को जरूर बचा लेगी। पर क्यों बचाए उसे? नहीं बचाएगी। वो उस नरपिशाच पति को जो लाछो और उसकी बेटी का हत्यारा था। अचानक ही उसके सामने लाछो खड़ी थी, विकराल रूप, आंखें लाल और मुंह से खून निकलता हुआ। दीदी। अचानक दीदी शब्द सुनकर वो ठिठक गई। लाछो का स्वर अब क्रंदन में बदल गया था। मैं कोई खूनी ड्रगुला या वैम्पायर नहीं, बल्कि आज की सताई हुई नारी हूँ। एक आम इंसान जिसे विक्रांत जैसे नर पिशाच और भेड़िए बेदर्दी से नोचते हैं, अंधविश्वास में आकर और अपनी तांत्रिक विद्या के नाम पर उनकी बलि देते हैं, पिशाचों की भांति उनका खून पीते हैं। मैं अपना सुहाग उजाड़ने नहीं आई, न ही आपकी बेटी को छीनने आई थी। आपकी बेटी तो जिंदा है। वो रही सामने रचना खड़ी थी, पर मेरी बेटी। उसने अपने रक्त भरे आंखों को पोंछा। मेरी बेटी जैसी न जाने कितनों की बेटियों की इस तरह के रक्त पिशाच लोगों ने जान ले ली है। क्या इन्हें इनके किए की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? फैसला मैं एक नारी, एक माँ और एक बेटी पर छोड़ती हूँ। इतना कहकर वो धुएं में विलीन हो गई। एक बड़ा सवाल छोड़कर विभा ने सामने पड़ी त्रिशूल को उठाया और विक्रांत के सीने में उतार दिया। रचना की चीख गूंज उठी। विभा को यही फैसला उचित लगा। विक्रांत जैसे रक्त पिशाच नरभक्षी का संसार से मुक्त होने का समय आ गया था। उसे लाछो के सवाल का जवाब भी देना था। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नई स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।